बिहार मैटर्स में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपनी परीक्षाओं की तैयारी पूरी ऊर्जा के साथ कर रहे होंगे। तो आज का हमारा ये सत्र, हमारी जो इंडियन ज्योग्राफी एडवांस सीरीज चल रही है, उसका ये दूसरा लेक्चर है। और आज का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत के भौतिक विभाजन यानी फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया। जी बिल्कुल। और मैं शुरुआत में ये स्पष्ट कर दूं कि ये विषय चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बीएसएससी, एसआई यानी दरोगा भर्ती हो, या फिर जो टीचर एग्जाम्स हैं, उन सभी के लिए ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। राइट। और देखिए छात्रों, आज के इस क्लास का स्वरूप पूरी तरह से अकादमिक और परीक्षा उन्मुख यानी एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। हम यहाँ कोई अनौपचारिक बातचीत नहीं करेंगे, बल्कि सीधे फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स पर बात करेंगे। और हाँ, जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं उनकी सुविधा के लिए हम महत्वपूर्ण भौगोलिक शब्दों का अंग्रेजी उच्चारण भी साथ साथ इस्तेमाल करते रहेंगे। तो चलिए विषय में प्रवेश करते हैं। भारत के मुख्य रूप से 6 भौतिक विभाजन हैं, लेकिन छात्रों को ये समझना होगा कि ये विभाजन नक्शे पर खींची गई कोई मनमानी रेखाएं नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये मुख्य रूप से 3 ठोस पैमानों पर आधारित हैं। पहला है स्ट्रक्चर यानी संरचना, कि जमीन किस चीज से बनी है। दूसरा है रिलीफ यानी उच्चावच, मतलब वो कितनी ऊंची या नीची है। और तीसरा है जियोलॉजिकल हिस्ट्री, यानी उसका भूवैज्ञानिक इतिहास क्या है। सही कहा। और इन्हीं 3 पैमानों के आधार पर जो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण विभाजन है वो है हिमालय पर्वत यानी द हिमालयन माउंटेन्स। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ये उत्तर में एक दीवार की तरह है। जी। अगर डेटा की बात करें तो इसकी कुल लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 150 से लेकर 400 किलोमीटर तक बदलती रहती है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर से भी अधिक है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म आता है, इसे नवीन वलित पर्वत या यंग फोल्ड माउंटेन्स कहा जाता है। राइट। और ये वलित या फोल्ड शब्द बहुत जरूरी है। देखिए, जब भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराएं तो दबाव के कारण बीच का हिस्सा मुड़कर ऊपर उठ गया। इसे ही फोल्डिंग कहते हैं। जैसे अगर 2 गाड़ियों की टक्कर हो जाए तो बॉनेट कैसे सिकुड़कर ऊपर उठ जाता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल वही प्रक्रिया। और नवीन यानी यंग इसलिए क्योंकि भूवैज्ञानिक समय के अनुसार ये बहुत हाल की घटना है। हाँ, और हिमालय को समझने के लिए इसे अनुदैर्ध्य यानी लॉन्गिट्यूडनल रूप से 3 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे उत्तर ने हिमाद्री है यानी ग्रेटर हिमालय, जहां ऊंचाई 6000 मीटर से ज्यादा है और हमेशा स्थायी बर्फ मतलब परमानेंट स्नो रहती है। जी, माउंट एवरेस्ट जैसी चोटियां यही हैं। बिल्कुल। उसके बाद बीच में आता है हिमाचल या लेसर हिमालय, जिसकी ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर है। हमारी जो कश्मीर और कांगड़ा की घाटियां हैं वो यही हैं। राइट। और सबसे बाहरी हिस्सा है शिवालिक यानी आउटर हिमालय। हाँ। इसकी ऊंचाई केवल 900 से 1100 मीटर है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये ढीले अवसादों यानी लूज सेडिमेंट्स से बना है। हाँ, और लॉन्जिट्यूडनल के अलावा नदियों के आधार पर इसका एक अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स विभाजन भी है, जैसे पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल और असम हिमालय। और आपने जो शिवालिक के लूज सेडिमेंट्स की बात की, देखिए हिमालय में 15,000 से अधिक ग्लेशियर्स हैं। जी। ये ग्लेशियर 12 मासी नदियों यानी पेरिनियल लेवर्स के स्रोत हैं। जब ये नदियां नीचे आती हैं तो अपने साथ जो मलबा लाती हैं उसी से शिवालिक बना है। तो यहाँ मैं एक बहुत ही विश्लेषणात्मक प्रश्न उठाना चाहूंगा जो अक्सर मुख्य परीक्षा में पूछा जाता है। जी बताइए। चूंकि शिवालिक ढीले अवसादों यानी लूज सेडिमेंट्स से बना है जी। और ये जोन 4 और 5 जैसी उच्च भूकंपीय गतिविधि वाले क्षेत्र में आता है, तो क्या यही मुख्य कारण है कि ये पूरा क्षेत्र भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड्स के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है? बहुत ही सटीक सवाल है और इसका उत्तर हाँ है। देखिए, क्योंकि शिवालिक की चट्टानें अभी तक पूरी तरह से ठोस या कंसोलिडेटेड नहीं हुई हैं, वो बस मिट्टी और कंकड़ का एक ढेर है। राइट। जब बारिश होती है तो यह मिट्टी भारी हो जाती है, और क्योंकि ये जोन 4 और 5 में है तो हल्के से भूकंपीय झटके भी एक ट्रिगर का काम करते हैं और पूरा का पूरा पहाड़ खिसक जाता है। बिल्कुल। तो भूस्खलन का ये विज्ञान छात्रों को स्पष्ट होना चाहिए। अब इसी से जुड़ता हुआ हमारा अगला खंड आता है उत्तरी मैदान यानी नॉर्दर्न प्लेन्स और हमारा बिहार कनेक्शन। जी। हिमालय से सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां जो अवसाद या सेडिमेंट्स लेकर आती हैं, उन्हीं के जमा होने से
इन मैदानों का निर्माण हुआ है। इनका क्षेत्रफल लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। और इन्हें पंजाब, गंगा और ब्रह्मपुत्र मैदानों में बांटा जाता है। लेकिन यहाँ यूपीएससी और बीपीएससी का एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक आता है, माइक्रो रिलीफ यानी सूक्ष्म उच्चावच। हाँ, इसे बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग। इसे 4 हिस्सों में बांटा जाता है। सबसे पहला है भाबर या भाभर। जब नदी पहाड़ से नीचे उतरती है तो तलहटी में बड़े बड़े कंकड़ पत्थर छोड़ देती है। ये इलाका इतना छिद्रपूर्ण या पोरस होता है कि नदियां इसके नीचे विलुप्त हो जाती हैं। एग्जैक्टली। और फिर आता है तराई या तराई क्षेत्र, जहां ये नदियां वापस धरातल पर प्रकट होती हैं। इसलिए ये इलाका बहुत दलदली यानी मार्शी होता है। राइट। और इसके बाद जो मैदान का हिस्सा आता है उसे हम बांगर और खादर कहते हैं। बांगर यानी भांगर वो पुराना जलोढ़ या ओल्ड एल्यूवियम है जहां अब बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता जी। और खादर या खादर वो नया जलोढ़ यानी न्यू एल्यूवियम है जहां हर साल बाढ़ का पानी नई मिट्टी लाता है। ये अत्यधिक उपजाऊ होता है। और यहीं पर सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आता है, हमारा बिहार कनेक्शन। बिल्कुल। छात्रों, नोट कीजिएगा कि बिहार भौगोलिक रूप से मध्य गंगा के मैदान यानी मिडिल गंगा प्लेन का हिस्सा है। यहाँ की जो मिट्टी है वो यही उपजाऊ खादर मिट्टी है। तो यहाँ मैं एक एनालॉजी देना चाहूंगा। खादर बिल्कुल एक बैंक खाते की तरह है। वो कैसे? देखिए, जैसे बैंक खाते में अगर हर साल नया फंड आता रहे तो वो हमेशा भरा रहता है, वैसे ही हर साल बाढ़ का पानी खादर में नया फंड यानी नई उपजाऊ मिट्टी जमा कर देता है। ये बिहार की कृषि के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। बहुत अच्छी एनालॉजी है। लेकिन इसके साथ एक चुनौती भी है। इस नए फंड के चक्कर में ये पूरा क्षेत्र अत्यधिक बाढ़ प्रवण या फ्लड प्रोन हो जाता है। बिल्कुल। कोसी नदी का उदाहरण हमारे सामने है। जी, गंगा और विशेषकर कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक यानी सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है, वो इसी मैदानी संरचना का परिणाम है। राइट। और छात्रों, यहाँ 2 उन्नत शब्दावलियों का ध्यान रखें। पहला है दोआब या डोआब, जो 2 नदियों के बीच की भूमि होती है, और दूसरा है पिडमॉन्ट जोन यानी पिडमॉन्ट जोन, जो पहाड़ों की तलहटी का भाभर तराई वाला क्षेत्र होता है। जी। अब नवीन मैदानों की इस चर्चा के बाद हम भारत के सबसे पुराने भूभाग की ओर बढ़ते हैं, प्रायद्वीपीय पठार यानी पेनिनसुलर प्लेटो। ये भारत का ओल्डेस्ट लैंडमास है, जो प्री कैम्ब्रियन यानी प्री कैम्ब्रियन युग से है। बिल्कुल। इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है और इसे मुख्य रूप से मध्य उच्चभूमि यानी सेंट्रल हाईलैंड्स, मालवा पठार, बुंदेलखंड और दक्कन के पठार यानी डेक्कन प्लेटो में विभाजित किया गया है। और दक्कन के पठार का एक बड़ा हिस्सा ट्रैप रीजन या ट्रैप रीजन कहलाता है, जो प्राचीन काल के ज्वालामुखी के लावे से बनी बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। जी। अब इस पठार की सबसे रोचक बात इसके किनारे हैं, पश्चिमी और पूर्वी घाट। हाँ, इनकी तुलना परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट्स बहुत ऊंचे हैं, लगभग 900 से 1600 मीटर। ये बिल्कुल निरंतर यानी कंटिन्यूअस है और इनकी ढलान समुद्र की तरफ एकदम खड़ी है, मतलब स्टीप स्लोप है। जबकि पूर्वी घाट यानी ईस्टर्न घाट्स की ऊंचाई कम है और वे असतत है यानी डिसकंटिन्यूअस या कटे फटे हैं। राइट। और प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है, वो भी इसी पश्चिमी घाट में है। बिल्कुल। और ये पूरा पठारी क्षेत्र संसाधनों यानी रिसोर्सेस से भरा है। यहाँ लोहा, कोयला और मैंगनीज बहुत बड़ी मात्रा में मिलता है। तो यहाँ मैं छात्रों का ध्यान एक और विश्लेषणात्मक प्रश्न की ओर खींचना चाहूंगा। जी। हमने अभी कहा कि पश्चिमी घाट ऊंचे और निरंतर हैं, जबकि पूर्वी घाट कटे फटे हैं। तो क्या यही मुख्य कारण है कि प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं? एग्जैक्टली। इसका सीधा उत्तर है ढलान या ग्रेडियंट। जी। जब भारतीय प्लेट टकराई थी तो ये पूरा पठार पूर्व की ओर थोड़ा सा झुक गया था। इसलिए पानी पश्चिमी घाट से निकलता है और गुरुत्वाकर्षण के कारण पूर्व की ओर बहता है। और लाखों सालों तक बहते हुए इन्हीं नदियों ने पूर्वी घाट को काट दिया है। बिल्कुल, इसीलिए वो असतत या डिसकंटिन्यूअस है। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। अब इसी पठारी हिस्से के उत्तर पश्चिम में हमारा भारत का मरुस्थल यानी इंडियन डिजर्ट या थार है। जी। यहाँ 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। तापमान में अत्यधिक भिन्नता पाई जाती है।
तेज हवाओं के कारण यहाँ रेत के अर्धचंद्राकार टीले बनते हैं, जिन्हें बरखानजिया बार्चन ड्यून्स कहा जाता है। और यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत अलग है। इसे अंतर्देशीय जल निकासी यानी इनलैंड ड्रेनेज कहते हैं। हाँ, क्योंकि नदियां समुद्र तक पहुंच ही नहीं पाती। बिल्कुल। और लूनी नदी या लूनी रिवर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। राइट। अब पठार और मरुस्थल से निकलकर हम भारत की समुद्री सीमाओं की ओर चलते हैं, यानी हमारे कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स। जी। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग 7,500 किलोमीटर है, लेकिन हमारे पश्चिमी और पूर्वी तट एक जैसे बिल्कुल नहीं है। हाँ, यहाँ दोनों तटों की तुलना बहुत जरूरी है। पश्चिमी तट बहुत ही संकीर्ण या नैरो है, मुश्किल से 10-25 किलोमीटर। इसे कोंकण, कनारा और मालाबार तट में बांटा गया है, और यहाँ की नदियाँ एस्चुरी यानी एस्चुरीज बनाती हैं। जबकि पूर्वी तट काफी चौड़ा या वाइड है, लगभग 80-100 किलोमीटर। इसके भाग उत्तरी सरकार और कोरोमंडल तट हैं, और यहाँ नदियाँ डेल्टा यानी डेल्टास बनाती हैं। तो यहाँ मैं परीक्षा में पूछे जाने वाले एक बहुत बड़े भ्रम, जिसे हम यूपीएससी ट्रैप कह सकते हैं, उसका पर्दाफाश करना चाहूँगा। जी बिल्कुल, बताइए। अक्सर परीक्षाओं में कथन आता है कि पश्चिमी घाट बहुत ऊंचे हैं, इसलिए वहां से गिरने वाला मलबा तट को चौड़ा कर देता है, जो कि बिल्कुल गलत है। एग्जैक्टली, ये एकदम गलत है। वास्तविकता ये है कि पश्चिमी तट संकीर्ण है और पूर्वी तट चौड़ा है। इसे एस्चुरी बनाम डेल्टा के कॉन्सेप्ट से समझिए। जी। पश्चिमी घाट की खड़ी ढलान से पानी इतनी तेजी से गिरता है कि मलबा तट पर रुक ही नहीं पाता। बिल्कुल, वो सीधे गहरे समुद्र में चला जाता है। इसी तेज बहाव वाले मुहाने को एस्चुरी कहते हैं, और इसीलिए तट चौड़ा नहीं हो पाता, संकीर्ण ही रह जाता है। जबकि पूर्वी नदियां लंबी दूरी तय करके बहुत धीमी हो जाती हैं और अपना सारा मलबा समुद्र से मिलने से पहले बिछा देती हैं, जिससे डेल्टा बनता है और तट चौड़ा हो जाता है। बहुत ही स्पष्ट व्याख्या है। अब तटों के बाद आते हैं हमारे द्वीप समूह यानी आइलैंड्स। जी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मुख्य रूप से ज्वालामुखीय मूल यानी वोल्केनिक ओरिजिन के हैं। और छात्रों को यह याद रखना चाहिए कि यहाँ स्थित बैरन द्वीप या बैरन आइलैंड भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। राइट। दूसरी तरफ अरब सागर में लक्षद्वीप है। इसका मूल बिल्कुल अलग है। ये प्रवाल मूल या कोरल ओरिजिन का है। जी। और ये एटोल संरचना यानी आटोल स्ट्रक्चर में पाया जाता है, जहां मूंगे की चट्टानें एक अंगूठी के आकार में विकसित होती हैं। तो अब जब हमने सभी विभाजनों को अलग अलग देख लिया है, तो मेंस एग्जाम के दृष्टिकोण से इनका संश्लेषण यानी सिंथेसिस करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, हम कोई नया तथ्य नहीं जोड़ेंगे, बस जो पढ़ा है उसे एक तुलनात्मक ग्रिड में डालेंगे। इसे हम अल्ट्रा रिवीजन टॉपर ग्रिड या अल्ट्रा रिवीजन टॉपर ग्रिड कह सकते हैं। जी। देखिए छात्रों, हिमालय क्या है? ये युवा यानी यंग है, वलित या फोल्ड है, और अस्थिर यानी अनस्टेबल है। राइट। और मैदान क्या है? ये नवीनतम या रीसेंट है, निक्षेपण यानी डिपोजिशनल है, और अर्धस्थिर या सेमी स्टेबल है। और प्रायद्वीपीय पठार? ये सबसे पुराना यानी ओल्ड है। ये एक कठोर क्रेटन या क्रेटॉन है और पूरी तरह से स्थिर यानी स्टेबल है। और मेंस के लिए इनका इंटरलिंकेजेस या इंटरलिंकेजेस भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एग्जैक्टली। हिमालय नदियों के जरिए मैदानों को उपजाऊ अवसाद यानी सेडिमेंट प्रदान करता है। पठार हमारे उद्योगों को चलाने के लिए खनिज मिनरल्स देता है। और हमारे तट बंदरगाहों यानी पोर्ट्स के माध्यम से देश के व्यापार या ट्रेड को बढ़ावा देते हैं। मैदानों का भाबर खादर क्रम, पठार का खनिजाधार, तटों का एस्चुअरी बनाम डेल्टा कॉन्सेप्ट, और द्वीपों का प्रवाल और ज्वालामुखी मूल। बिल्कुल, अगर ये ग्रिड दिमाग में है तो कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो हम आज के इस लेक्चर के अंत में मैं परीक्षा की प्रासंगिकता को फिर से दोहराना चाहूंगा। विशेषकर जो हमने बिहार कनेक्शन देखा, कोसी नदी का प्रभाव और खादर मिट्टी की विशेषता, और जो पश्चिमी तट चौड़ा होने का भ्रम या ट्रैप हमने दूर किया, वो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत निर्णायक है। मेरी सभी छात्रों को यही सलाह है कि जो टॉपर ग्रेड और इंटरलिंकेज आज डिस्कस हुआ है, उसे अपने नोट्स से बार बार रिवाइज करें। जी। और सत्र समाप्त करने से पहले मैं आप सभी के लिए एक वैचारिक प्रश्न छोड़ना चाहूंगा। जी बिल्कुल। कल्पना कीजिए कि यदि भारत के उत्तर में वो विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला कभी बनती ही नहीं, तो क्या होता? क्या ये मध्य गंगा का मैदान और हमारा बिहार आज कृषि का इतना बड़ा केंद्र बन पाते? बहुत ही गहरा सवाल है। या फिर नदियों के अभाव में
ये पूरी तरह से एक शुष्क क्षेत्र होता? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। जी, और हमारी उन्नत भूगोल की ये सीरीज अगले लेक्चर में भी इसी तरह जारी रहेगी। बिल्कुल। तो बिहार मैटर्स से जुड़ने के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहें और अपनी तैयारी मजबूत रखें।